अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का ये बैच नंबर 19 है, लेक्चर नंबर 13 है और ये आज इस बैच का लास्ट लेक्चर है जो अंडमान निकोबार से शुरू किया गया था। इस आखिरी लेक्चर में जो भी हमने डिस्कशन किया है उसको रिकॉल करेंगे और जो भी डाउट सेशन किसी का होगा उस पर डिस्कशन किया जाएगा। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? मेरी आवाज़ पहुंच रही है जो भी हजरात मौजूद हैं? जी हाँ, पहुँच रही है। ठीक। हमने बिल्कुल बिगिनिंग में शुरू किया था, जब स्टार्ट किया था आज लोगों को आना चाहिए था, मैसेज भी डाल दिया गया था, कन्वे भी कर दिया गया था। बहरहाल सबकी अपनी मसरूफियात होती हैं। हमने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में जब शुरू किया था मुस्लिम इनहेरिटेंस के बारे में कि कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 4-7 के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने मेंशन कर दिया है कि मर्दों का भी इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और क़राबतदारों ने छोड़ा हो, और औरतों का भी इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और क़राबतदारों ने छोड़ा हो। माल थोड़ा हो या ज़्यादा, ये हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। फिर हमने डिस्कशन किया था 4-10 को, जिसमें अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग नाक तरीके से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और यकीनन वो भड़कती हुई आग में जा पड़ेंगे। उसके बाद डिस्कशन किया गया था कि 4-11 में जो आयत करीमा शुरू होती है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम से, उसके अंदर डिस्कशन है अगर एक बेटी है तो उसका हिस्सा आधा है, अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं तो वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी, और अगर बेटे और बेटियां एक साथ मौजूद हैं तो 2:1 का रेशियो उनको मिलेगा। मरने वाले के अगर वालिदैन मौजूद हैं और उसकी औलाद मौजूद है तो माँ का हिस्सा 1/6 होगा, बाप का हिस्सा 1/6 होगा, और औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3 होगा। फिर डिस्कशन किया गया था 4-11 के अंदर कि औलाद तो नहीं है लेकिन किसी भी तरह के भाई या बहन, वो चाहे रियल ब्रदर सिस्टर हों, पैटर्नल ब्रदर सिस्टर हों या मैटरनल ब्रदर सिस्टर हों, माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता है। 4-12 में ये डिस्कशन किया गया था कि अगर मरने वाले ने अपने पीछे शौहर को छोड़ा है और अगर औलाद मौ, मौजूद है तो बीवी और शौहर का जो रेशियो उसके अंदर मेंशन किया गया है वो ये मेंशन किया गया है कि हस्बैंड का जो शेयर होता है वो 1/2 भी होता है, हस्बैंड का जो शेयर है वो 1/4 भी होता है। औलाद की खैर मौजूदगी में वाइफ की डेथ अगर होती है तो हस्बैंड का शेयर औलाद की गैर मौजूदगी में कितना है? 1/2 है। औलाद की मौजूदगी में 1/4 है। वाइफ का शेयर की अगर बात करते हैं तो वाइफ को भी दो तरीके से शेयर मिलता है, 1/4 मिलता है और क्या मिलता है, 1/8 मिलता है। अगर शौहर का डेथ हुआ है और उसकी औलाद मौजूद है तो वाइफ का शेयर 1/8 है, और औलाद नहीं है तो वाइफ का शेयर 1/6 है। इसी आयत करीमा में 4-12 में ये मेंशन किया गया था कि अगर माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन हो यानी मैटरनल ब्रदर हो तो उसका हिस्सा 1/6 है, और अगर मैटरनल सिस्टर हो तो उसका हिस्सा भी 1/6 है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर यानी माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन एक साथ हो जाएं तो वो 1/3 में बराबर के शरीक होंगे।
फिर आयत करीमा 4176 के अंदर डिस्कशन ये किया गया था कि इसमें डिस्कशन किया गया है रियल ब्रदर और रियल सिस्टर के बारे में। अगर एक ही रियल सिस्टर है तो इसका हिस्सा 1/2 है। अगर ये दो या दो से ज़्यादा हैं तो वो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। और अगर ये एक साथ मौजूद हैं तो वो 2:1 में शेयर पाएंगी। फिर यहाँ पे डिस्कशन ये किया गया था कि क्या डिफरेंसेस हैं गिफ्ट में और हिबा में, वसीयत और विल में और इनहेरिटेंस में। तो बताया गया था कि गिफ्ट हम अपनी लाइफ में करते हैं, जो भी हम जिसको भी देना चाहें कम ज़्यादा दे सकते हैं, मगर अगर औलाद के बीच में करना चाहते हैं तो बेटा और बेटी के बीच में चाहिए कि उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। विल हम नहीं कर सकते उसके लिए जिनके हिस्से इस्लामिक शरीयत के अंदर वारिसों के अंदर पहले से ही प्रीडिफाइंड है कुरान के अंदर। हम विल कर सकते हैं नॉन ईयर्स के लिए जो वारिसीन नहीं हैं, और इसकी एक लिमिट है, दैट इज़ 1/3। बट ये पूरे माल पर अप्लाई नहीं होती है। इसमें से दो एक्सपेंसेस निकालने पड़ते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस? एक कफन दफन का खर्च निकालना पड़ता है और एक कर्ज निकालना पड़ता है। और बाकी जो बचता है उसके ऊपर एक तिहाई की वसीयत की जा सकती है। इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया था कि इसमें तीन एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे। कफन दफन का खर्च निकालना पड़ेगा, कर्ज का निकालना पड़ेगा, वसीयत का निकालना पड़ेगा। बाकी जो बचेगा वो वारिसीन में तकसीम किया जाएगा। फिर ये डिस्कशन किया गया था कि मरने वाले के चार राइट्स या चार हुकूक हैं जो हमें ज़िंदा लोगों को पूरा करना होता है। उसका ऑर्डर यही होता है कि सबसे पहले कफन दफन होता है, फिर कर्ज की अदायगी होती है, वसीयत की होती है, चौथे नंबर पे तरके की तकसीम की जाती है। और इसके फार्मूले बताए गए थे और कैलकुलेशन कराया गया था। फिर कौन कौन वारिस होगा, कितने तरह के होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको अंडरस्टैंड हो चुकी हैं, पहले दिन अंडरस्टैंड नहीं थी। कि जिनके हिस्से कुरान करीम में फ़िक्स्ड हैं वो ज़बील फ़रूज़ या फ़िक्स शेरर या कुरान ईयर्स कहलाते हैं। जो ज़बील फ़रूज़ हैं उसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। मेल में केवल 4 हज़रात आते हैं और फीमेल में 8 आते हैं। तो मेल में जो 4 आते हैं वो कौन कौन से आते हैं वो डिस्कशन किया गया था कि वो हस्बैंड होता है, वो फादर होता है, ग्रैंडफादर होता है और मैटरनल ब्रदर होता है। और औरतों की लिस्ट में जो आती हैं, माँ आती है, बीवी आती है, बेटी आती है, पोती आती है, सगी बहन आती है, सौतेली बहन आती है, अखयाफी बहन आती है। और कौन आती है? और कौन आती है भाई? दादी नानी। दादी और नानी भी आती है। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कशन किया था। अच्छा, इसमें फिर यहाँ पे मल्टीपल तरह के असबाब होते हैं, यानी रेसिडुअर ये होते हैं कि अगर हमने किसी को हिस्सा दे दिया जो कि प्राइमरी ईयर्स हैं और उसके बाद प्राइमरी ईयर्स को देने के बाद भी कुछ अगर बच जाता है तो रेसिडुअरी हो जाता है। असबाबी गैरी के अंदर जो है जो लोग आते हैं उसमें बेटा आता है और बेटी आती है, या ग्रैंड सन आता है और ग्रैंड डॉटर है। रियल ब्रदर और रियल सिस्टर आते हैं और पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर आते हैं। यही लोग एबीजी कैटेगरी में लाई करते हैं। असवा मागरी के अंदर बताया गया था कि बेटी के साथ में या पोती के साथ में जो रियल सिस्टर है वो असबा मागरी बनती है, और पैटर्नल सिस्टर भी असबा मागरी बनती है। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसको हिस्सा नहीं मिलता है। असबाबी नफसी के अंदर 4 कैटेगरी डिफाइन की गई थी जिसमें केवल मर्द हजरात आते हैं। जिसमें एबीएन की कैटेगरी में हमने बताया था C1 C2 C3 C4 4 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी में सन आता है, ग्रैंड सन आता है, एंड सो ऑन। इसमें फादर आता है, ग्रैंड फादर आता है। इसके अंदर रियल ब्रदर आते हैं, पैटर्नल ब्रदर आते हैं, रियल ब्रदर की औलादें आती हैं, किड्स आते हैं, पैटर्नल ब्रदर की औलादें आती हैं। रियल अंकल आते हैं, पैटर्नल अंकल आते हैं, यानी सगे चचा सौतेले चचा। सगी चचा की औलादें आती हैं और पैटर्नल अंकल की औलादें आती हैं। तो ये इस ऑर्डर में फॉलो किया जाता है और इस ऑर्डर में भी फॉलो किया जाता है। फिर यहाँ पर जो ज़बिल अरहम का जो कॉन्सेप्ट था वो ज़बिल अरहम के अंदर
इसका हमारा जो अभी है, हम इसके ऊपर अभी बुक्स लिख रहे हैं। इसकी बुक्स तकरीबन आई थिंक 1.5 ईयर्स के अंदर, 1.5 साल के अंदर मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। जिसमें नाना, नानी, नवासा, नवासी, खाला, मामू, फूफी, भांजा, भांजी, इनको कितना कितना शेयर जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट रेयर चांस है कि इनको जाता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले 1 पे जाते हैं, 2 पे जाते हैं। और जब ये सारे इनमें से कोई ना हो, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ईयर्स में से कोई ना हो, यानी जबल फ्रूज में से और असबात में से, तो फिर इसको मिल रहा होता है। फिर हमने डिस्कशन किया था कि एक क्वेश्चन का पूरा बैंक था हमारे पास, और ये हमने तकरीबन इनमें सारे क्वेश्चंस किए थे। होमवर्क्स भी दिए गए थे, होमवर्क भी लोगों ने किए थे। और इसमें फिर हमने यहाँ पर जो डिफरेंट जो टॉपिक्स थे, उसमें जो सवालात आए थे, वो तकरीबन जो कि रूल्स ऑफ रिटर्न, यहाँ पे दो तरह की क्या, तीन केस कंडीशंस बनती हैं। जो हम सवाल करते हैं, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर बराबर आता है कभी कभी, तो वो यूनिटी कहलाता है। जब कभी भी न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन आता है, तो हम उसको AWL ऑल कहते हैं। और जब ये लेस देन आता है, तो हम इसको रद्द कहते हैं। और इसके ऊपर हमने स्पेसिफिक काम भी किया। और अगर आपको याद हो, तो हमने जो है इसके ऊपर डॉक्टराइन ऑफ ऑल के ऊपर और डॉक्टराइन रद्द के ऊपर, ये कैसे परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज होता है, इसके ऊपर डिस्कशन किया। और यहाँ पर फिर हमने जो है डिस्कशन किया कि जो शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, अगर किसी की डेथ हो रही है और प्रेगनेंसी में माँ या वाइफ है, तो कैसे उसको हिस्सा जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। और तख और यहाँ पर एक टॉपिक हमारा लीव हो गया, जिसका नाम था तखारुश। ये कैरिकुलम में आपके नहीं दे रहे, बट जो एग्ज़ामिनेशन आएगा, ये छूट गया है बाई मिस्टेक। और यहाँ पर ये जो बुक है, जिसका नाम है मुस्लिम इनहेरिटेंस केस स्टडी, इसके अंदर ये पार्ट मौजूद है कि अगर कोई अपनी शेयर्स को छोड़ना चाहता है, तो उसको कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाए। तो इस बुक के अंदर ये चारों चैप्टर्स मौजूद हैं। रूल्स ऑफ रिटर्न भी मौजूद है, पोता पोती के हिस्से भी मौजूद हैं। ये भी हमने डेडिकेटेड पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि बेटे के केस में पोता पोती को नहीं जाता। बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जिसमें बेटी चाहे एक हो या दो, वो भी जो है पोता पोती को हिस्सा नहीं जाने देती। मुनास्खा भी हमने इसी के अंदर पढ़ा था, यानी मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। ये मुनास्खा भी हम यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। और इसके अलावा कुछ रूल्स थे, जिसका नाम था उम्रिया तैन, वो भी हमने डिस्कशन आपके साथ में किया था, कि जिसमें स्पाउस में से कोई एक एग्जिस्ट करता हो, और मदर और फादर एग्जिस्ट करते हों, तो क्या तरीका था जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। और एक हमने स्पेशल केस स्टडी पढ़ा था इस किताब के अंदर, इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि औरत को हर वक्त कम मिलता है। ये सिर्फ उस वक्त कम मिलता है जब बेटा और बेटी मौजूद हों, सन और डॉटर हों, या रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हों, पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर हों, या अगर हम मदर फादर को भी देखते हैं, मदर और फादर हों। आयत नंबर 411 के अंदर आप देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी मरने वाले शख्स का औलाद ना हो, तो उसकी माँ का हिस्सा क्या होता है, 1/3 होता है। तो माँ का इसका 1/3 चला जाएगा। अगर औलाद में कोई नहीं है और नीचे बीवी भी नहीं है, सिर्फ माँ और बाप मौजूद है, 1/3 इसको चला जाएगा, और फादर को चला जाएगा 2/3। तो अगर यहाँ देखें, तो यहाँ भी रेशियो जो है 2:1 बन रहा है, फादर में और मदर में। तो मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है, 10 साल की रिसर्च, कि जब कभी भी ऐसा केस है जहाँ पर एक औरत की जिम्मेदारी दूसरे मर्दों के कंधों पर आयद होती है, वहाँ पे मर्द को डबल दिया गया है। अदरवाइज
औरत का हिस्सा मर्द से ज़्यादा ही है। इसके अंदर पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है। इस बुक को आप कार्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बुक का नाम मैं जो है ग्रुप के अंदर पब्लिशर का नाम दे दूंगा, वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। और बाकी मैंने आर्काइव के अंदर लिंक आपको दे ही रखा है कि वहाँ से भी जिनको सॉफ्ट चाहिए सॉफ्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो 2:1 का फंडामेंटल केवल तब एग्जिस्ट करता है जब किसी मर्द के कंधे पर औरत की जिम्मेदारी आयद होती है, अदरवाइज वो हर केस में ज़्यादा ही लेकर जाती है। यहाँ पे 4 केस स्टडीज हमने दिया है कि औरत को आदमी से ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर बराबर मिलता है, और यह हमने लिखा है कि भाई औरत को मिलता है, आदमी को नहीं मिलता है। और इसका डिस्कशन भी हमने आपकी क्लास में किया था। लास्ट वो है जो हमें याद है, चूँकि हमने केवल सुनी सुनाई बात पे काम करना होता है, हमने स्टडी नहीं करनी होती है। अगर हम इल्म हासिल करें तो पता लग जाए कि कुछ और भी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सारे डिस्कशन इसमें किए गए थे। अब आपका जो एग्जामिनेशंस होगा उसमें जो है 2 पार्ट्स होंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और वो भी कैलकुलेशन बेस्ड ही होंगे, बट उसमें मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। और 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेंदी होंगे। एक होगा मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न के ऊपर। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को ओवर करेंगे। और आपने तैयारी करनी है एग्जामिनेशन की, सिलेबस सारा पढ़ा दिया गया है, कॉपीज सबके पास मौजूद हैं। और एक जो इशू है आज की डेट में जो रेस कर रहा है, वो रेस कर रहा है आ, केरला की एक रिपोर्ट किसी ने पढ़ी है जो आजकल वहाँ पर इशू पैदा हुआ है? जी भाई, केरला की रिपोर्ट कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि वहाँ मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में? हम्म। किसी को खबर है कि नहीं है? किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। ये न्यूज़ पढ़ी आप लोगों ने? मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं पहुंच रही है? हेलो। कौन सा तो लिखने वाला चीज पहले लिखे, इम्पोर्टेंट हुआ है। सही बोला। यहाँ पर केरला के अंदर ये तो एक केस आपके पास मेंशन है, अदरवाइज केरला के अंदर रिपोर्ट ये है कि थाउजेंड्स लोगों ने अपनी शादी को दोबारा से रजिस्टर्ड किया है। एंड उनका कहना यह है कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग बेटियों को जो है हमारी जो प्रॉपर्टी है हमारी बेटियों को चली जाएगी। लेकिन हमारे चूंकि बेटे नहीं हैं तो हमारी कमाई हुई प्रॉपर्टी का बाकी जो हिस्सा होगा, अगर लेट से हमारी 2 बेटियां हैं तो उनको 2/3 चला जाएगा, रिमेनिंग 1/3 जो है वो हमारे भाइयों को और बहनों को जाएगा। एंड दैट वी वॉन्ट डजेंट वांट कि उनको जाना चाहिए। यानी ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं ये इस्लामिक शरीयत की मुखालफत में सारे के सारे लगे हुए हैं। 36 साल के बाद ये शादी हुई है, उससे पहले भी एक केस हुआ है। और वो जो केस हुआ है आ, वो केस हुआ है इससे पहले, और वो केस है ये जो कि लास्ट ईयर हुआ था। ये भी टाइप्स ऑफ इंडिया के अंदर आया था। ये भी यहाँ मौजूद है। तो ज़रूरत इस बात की है, यहाँ पे भी मेंशन है कि कितने लोगों ने इसको रजिस्टर्ड किया है। ये तकरीबन आई थिंक यहाँ पे 200 कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है अपनी शादी को दोबारा से करने के लिए, जबकि वो मुसलमान हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं करेंगे तो फिर यही होना है कि हम लाइल्मी की वजह से जो है इस्लामिक शरीयत को छोड़ते चले जाएंगे और गुनाहगार होते चले जाएंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को एंड करेंगे। और सारे लोग मेहनत करें, एग्जामिनेशन हम अपलोड। ये प्रॉब्लम क्या था, समझ में नहीं आया। हाँ जी। ये केरला वाला प्रॉब्लम क्या था, केरला वाला? हम्म, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ तो आएगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ नोबडी गिविंग द रिप्लाई टू मी, कोई बोल भी नहीं, नहीं रहा है वहां से। हाँ जी। ये समझ में नहीं है। नहीं, समझ में तब आएगा जब पढ़ेंगे, तो समझ, जब नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। अंग्रेजी आती पढ़नी कि नहीं आती है? हैं? नहीं, आप तो समझा देंगे।
नहीं, समझाना तो चाहते हैं लेकिन लोग कहाँ है, सारे लोग आए, हमें कहा गया था कि आज पहुंचने का है आपको, लेकिन नो बडी इज कमिंग इन द क्लास है। ऐसा लगता है कि टॉपिक ही बेकार पढ़ाया जा रहा है। 1937 का जो एक्ट है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ का, वो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया है, ठीक है ना। उसके हाँ अकॉर्डिंग जो है, अगर किसी की दो बेटियां हों या हाँ दो से ज़्यादा हों तो उनका हिस्सा कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है 411 के अंदर कि उनका शेयर्स कितना है, 2/3 है। 2/3 है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दी किसको जाएगा, चूंकि जब आपका बेटा नहीं है आपके भाइयों को जाएगा, चूंकि आपके वालिद हाँ साहब भी नहीं है, चूंकि हाँ आपने हाँ। क्लास किया हमारा कि नहीं किया है। किया है। हाँ तो किया है, तो आपको याद होना चाहिए, 3 महीने आपको पढ़ाया गया है हाँ कि हाँ। वालिद साहब की मौजूदगी में, दादा की मौजूदगी में रियल ब्रदर को और पैटर्नल को नहीं जाता। बट इन दैट नहीं केस आता। व्हाट विल हैपन, जब पेरेंट्स नहीं है तो बेटा नहीं है, पोता नहीं है, व्हाट विल हैपन आफ्टर द 2/3 शेयर विल गो टू द भाई बहन। रियल डॉटर्स एंड आर रेस्ट ऑफ द शेयर विल गो टू द रियल भाई और ब्रदर एंड बहन को। रियल सिस्टर, भाई बहन को हाँ जाएगा। और वो ये नहीं हाँ चाहते कि ऐसा होना चाहिए, उनका कहना ये है कि जुल्म है। इनमें से एक वकील साहब हैं जो लॉयर्स हैं, और हाँ ये उनकी वाइफ हैं जो कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रह चुकी हैं। हाँ तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, ये हिंदू लॉ है ना कि मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन है, और लोग धीरे हाँ धीरे इसी के अंदर मुलविस होते चले जा रहे हैं। 1,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर दिया है दोबारा शादी के लिए, और उसमें हम सब लोग गुनाहगार हैं, आप भी, मैं भी, और उलमा इकराम भी, जो इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि मसाजिद से आवाज़ नहीं आ रही है, मेंबर से आवाज़ नहीं आ रही है, बर्थडे पार्टियां मनाई जा रही हैं, बाकी सारी रैलियां निकाली जा रही हैं। कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं है कि जो लोगों को इकट्ठा करके इसके ऊपर सेमिनार्स और डिबेट्स करवाता हो, डिस्कशन करवाता हो। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ। नहीं, इससे क्या होगा? रीमैरिज में क्या होगा? रीमैरिज जब करेंगे तो आपकी शादी जो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू हो गई, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी के नाम कर सकते हैं। ओहो, तो इस्लामिक इससे से इस्लामिक निकाह टूट गया। नहीं, निकाह टूटा नहीं टूटा आई डोंट नो क्या हो गया, ओह, फिलहाल ये कि इनहेरिटेंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था वो आपने ख़त्म कर दिया स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। यानी अपने आप को आयत नंबर आप 411 में आपने डाल दिया। हाँ जब इन लोगों ने ऐसा कर लिया तो क्या कर लिया, मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 3078 में चले गए, जिस किसी ने किसी की मिरास काटी, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मिरास काट काट देगा। देगा। हाँ ठीक है। आयत नंबर 10 में चले गए, इन्नल लदीना याकुलूना वाले लतामा जुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसायस्लौना सईरा। तो अब मसला ये है कि इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरत है। इसके ऊपर अभी मैंने उर्दू में पेपर लिखा है, उसके बाद वो फोल्डर्स लिखे हैं, उसके बाद वो ट्रांसलेशन हम करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, कन्नड़ में करेंगे, तेलुगु में करेंगे, गुजराती में करेंगे। और उसका उर्दू का जो टाइटल है वो है जालिम कौन, जालिम कौन, फैसला कौन करेगा, मैं, आप या वो। तकरीबन मैंने 3 पेज का आर्टिकल लिखा है, ठीक है ना। तो ज़रूरी है अवेयरनेस की, नहीं करेंगे तो फिर यही होने वाला है। और आने वाले टाइम में अगर यूनिवर्सल सिविल कोड आ जाएगा तो फिर आपको, फिर वही है कि आप बेटा और बेटी को बराबर करेंगे। जबकि हाँ हाँ इस्लामिक शरीयत का लॉ ये है 2:1, और वो 2:1 उस केस के अंदर है कि जब भाई के ऊपर बहन की जिम्मेदारी हो, बेटे के ऊपर बेटी की जिम्मेदारी हो, शौहर के आपके पास फादर के ऊपर माँ की जिम्मेदारी हो, वो इस केसेस के अंदर आपके पास आ रहा है। अदरवाइज तो जो मैंने किताब आपकी शक्ल दिखाई है उसमें अगर आप करेंगे, चूंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रूव्ड है, कि अगर आप उसमें करके देखेंगे तो पता लगेगा कि औरत को ही ज़्यादा मिल रहा है अगर वो मर्द के रेस्पेक्ट में। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में एक किताब में डिस्कशन किया था मल्टीपल केसेस, पता नहीं आप उस दिन क्लास में थे या नहीं थे। तो जिस तरीके से क्लास हुआ था अंडमान निकोबार का, ये लास्ट में ऐसा सोचा नहीं था कि सिर्फ 3 लोग बचेंगे क्लास के अंदर, ये अच्छा साइन फिलहाल नहीं है। अब इससे आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट से कितना प्यार है, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ, ये आधा इल्म है, ये भुला दिया जाएगा, और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। इब्ने माजा की 2719 नंबर की हदीस है, पहले दिन ही मैंने कोट किया था।
हम्म, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन ये लिया था कि इस केस में अगर हम हस्बैंड, फादर, मदर और 2 डॉटर्स लेते हैं, और ये सारे वो वैल्यूज़ हैं जो आप ऑलरेडी नोज है आपको और आप जानते हैं, और इसमें जब कैलकुलेशन करते हैं तो ये ऑल का केस बन जाता है, और इन दैट केस में दो बेटियों का जो शेयर आता है 53.33% आता है। यहाँ पे इनका भाई नहीं है, राइट? हाँ, यहाँ पे इनका भाई नहीं है। नहीं है। ये खुद मुख्तार हैं, अपने लिए हाँ, खाएंगी कमाएंगी सारा कुछ, ठीक है, जो भी वॉट एवर आगे होगा। हम्म। अब हाँ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसी केस के अंदर अगर हम 2 सन लेते हैं उसकी जगह पे, इंस्टीड ऑफ द 2 डॉटर्स वी आर टेकिंग द 2 सन, तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो दो बेटों का हिस्सा कितना आ रहा है? 41.67। 1.67। तो यहाँ से मैथमेटिकल प्रूफ है, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, अपने भाइयों के साथ में नहीं हैं, को एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो उनका हिस्सा ज़्यादा मिलता है। लेकिन भाइयों के साथ में हैं तो भाइयों की जिम्मेदारी है बहनों की केयर करना। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ, हाँ, जी, तो ये हाँ, सारा किया था, लेकिन यही है कि जब इसको हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉ कॉलेज के अंदर मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, एलएलएम की क्लासेस लेता हूँ, तो वहाँ थोड़ी इतना डेप्थ होता है। और जो किताब वहाँ पढ़ाई जाती है, मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन, वो कौन से मुस्लिम ने लिखी है? वो तो एक पारसी ने लिखी है। वो मुस्लिम की लिखी नहीं, वो पारसी की लिखी है, उसका नाम था मुल्ला। तो वी आर थिंकिंग ही वॉज दी मुस्लिम। और पूरे वर्ल्ड में उसी की किताब पढ़ाई जाती है। और वहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, ना कि कैलकुलेशन के पॉइंट्स हैं। तो मैंने जो लेक्चर्स दिए हैं जाके, वो लेक्चर्स यहाँ पर मैंने अपने इस फोल्डर में मेंशन भी किए, कहाँ कहाँ मैंने जाके लेक्चर्स दिए हैं लॉ कॉलेज के अंदर। ये मैंने लॉ कॉलेज के अंदर, जामिया के अंदर लेक्चर दिया हुआ है। ये प्रोफेसर कहकशा है यहाँ पर, ये मैं लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे ये प्रोफेसर बैठे हुए हैं, ये उस दिन रिटायर्ड हो रही हैं जिस दिन मैंने दिया। इसी तरीके से ये लेक्चर्स यहाँ पर है, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर है, यहाँ पे दिया है। तो ये कराने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हो सकता है, मेरी जहाँ ज़रूरत है, आप ऑनलाइन क्लासेस मेरी कंडक्ट करवा सकते हैं। ना मेरी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, ना कोई ट्यूशन फ़ीस होती है। उसके बाद भी अगर ये हाल होगा उम्मत का, तो क्या होगा? मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, अब ड्यूटी आपकी है कि आप हाँ, इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। क्लास को एंड करते हैं, अगर कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।